इसीलिए बोला जाता है देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ C3 पाथवे, C4 प्लांट्स। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनाई जाती है रुबिस्को के पास, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी हो ही नहीं पाती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। C4 साइकिल जस्ट लाइक C3 साइकिल ही होती है, थोड़ा बहुत यहाँ डिफरेंस होता है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा यहाँ। इसे C4 पाथवे या फिर हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि हैच एंड स्लैक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे के बारे में बताया था। तो हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब जो नॉर्मली हमने कैल्विन साइकिल डिस्कस करी थी या C3 पाथवे डिस्कस किया था, उससे क्या डिफरेंस होता है यहाँ C4 साइकिल में, तो वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो भी फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट किस चीज़ का? ऑफ CO2 फिक्सेशन। मतलब सबसे पहली जो CO2 फिक्सेशन होती है उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, 4 कार्बन कंपाउंड। और क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए हम इसे C4 पाथवे या C4 साइकिल बोलते हैं। अब ये जो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये या तो मैलेट हो सकता है या फिर एस्पार्टेट हो सकता है, एस्पार्टेट। ठीक, तो इनमें से कोई भी 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरी चीज जो हम बोलते हैं C4 पाथवे में, वो ये कि इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज हाई। किस वजह से हाई होती है? बिकॉज देयर आर 2 कार्बन फिक्सेशन स्टेप्स। 2 कार्बन फिक्सेशन के स्टेप्स होते हैं यहाँ, 2 कार्बन फिक्सेशन स्टेप्स। ये जो 2 स्टेप्स होते हैं, इनमें से एक जो होता है वो होता है मैलेट प्रोडक्शन के दौरान, जिसे कि PEP केज यानी पेपकेज कैरी आउट करता है, जिसे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज बोला जाता है। दूसरा स्टेप जो होता है वो कैल्विन साइकिल का ही होता है, जो रुबिस्को कैरी आउट करेगा। तो 2 बेसिकली एंजाइम्स हैं जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को कैरी आउट करने में हेल्प कर रहे हैं, और यही 2 एंजाइम हैं जो कि CO2 को 2 बार फिक्स करने में भी हेल्प करेंगे। तो रुबिस्को जो होता है वो कैरी आउट करता है C3 पाथवे, और C3 पाथवे यानी कैल्विन साइकिल, और इन दोनों पाथवेज को मिला के हम C4 साइकिल बोलते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेज यहाँ पे हो रही है, 2 स्टेजेस है कार्बन फिक्सेशन की, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की जो 2 स्टेजेस है, एक पेपकेज करता है, और पेपकेज कहाँ पे काम करता है? ये करता है मीजोफिल सेल्स के अंदर। एक्चुअली जो भी C4 साइकिल शोइंग सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि मीजोफिल सेल्स के अलावा लीव्स में एक और टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें बंडल शीथ सेल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी कैल्विन साइकिल होती है वो बंडल शीथ सेल्स में होती है। बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं यहाँ पे, वो बेसिकली ऐसे सेल्स हैं जो वेस्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, तो इसके अराउंड एक सेल्स की एक लेयर सी होती है, सिंगल सी लेयर। ये आप इसे रीथ नाम से भी जान सकते हो, रीथ के नाम से भी इसे जाना जाता है, WREATH, रीथ बोलते हैं। रीथ या फिर क्रैन्स बोला जाता है, क्रैन्स एनाटमी। क्रैन्स बेसिकली इसलिए बोलते हैं, रीथ की तरह यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक लेयर की तरह एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो क्रैन्स एनाटमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बंडल शीथ सेल्स भी हैं उस लीफ के अंदर, और साथ साथ में मीजोफिल सेल्स भी हैं। तो दोनों सेल्स जो हैं पूरी प्रोसेस C4 साइकिल की कैरी आउट करने में हेल्प करेंगे। तो हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था पूरा पाथवे, वो मैंने आपको बता दिया। C4 प्लांट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स ही होते हैं, यहाँ पे दोनों टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मोनोकॉट्स भी होते हैं और डाइकॉट्स भी होते हैं। दोनों C4 प्लांट्स की कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, बट कौन सा है वो ज़्यादातर मोनोकॉट्स में ग्रामिनेसी जो फैमिली होती है, ग्रामिनी जो फैमिली होती है, पोएसी भी जिसे बोला जाता है, वो होती है मोनोकॉट्स की। और अगर डाइकॉट्स की बात करो तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं।
मतलब मोनोकॉट से तो कंपैरेटिवली कम होते हैं, बट एज सच कोई स्पेसिफिक फैमिली नहीं है, क्योंकि किसी फैमिली के कुछ प्लांट शो करते हैं C4 पाथवे, कुछ नहीं शो करते, तो पूरी फैमिली हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो आपको ओवरऑल ये याद रखना है C4 साइकिल में। अब हम पूरा पाथवे अगर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें कि क्या होता है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पाथवे नहीं है, बट हमें ज़्यादातर समझ नहीं आता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ। देखो, यहाँ क्या होता है कि आपके पास मीज़ोफिल सेल होता है, तो यहाँ पे हम एक मीज़ोफिल सेल बना लेते हैं, ठीक है? मैं बहुत एक बॉक्स सा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रही हूँ। तो एक ये है, यहाँ बीच में प्लाज्मोडेस्माटा भी हो सकते हैं, प्लांट सेल्स हैं, तो बीच में प्रेज़ेंट हो सकते हैं। फिर दूसरा सेल होगा इस तरीके से। तो ये 2 जो सेल हैं, इनमें से एक सेल जो होगा वो कौन-सा होगा? वो होगा मीज़ोफिल सेल, और दूसरा जो सेल होगा वो होगा बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। पहले मैं आपको एक बार ओवरऑल बता देती हूँ कि क्या-क्या होता है, बाकी फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली कि किस स्टेप में क्या चीज़ हो रही है। बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं जो बोला जाता है। सबसे पहले CO2 जो होता है वो डायरेक्टली एंटर करता है मीज़ोफिल सेल्स के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि मीज़ोफिल सेल में ही क्यों एंटर करता है, वो सीधा बंडल शीथ में क्यों नहीं चला जाता? तो बेसिकली बंडल शीथ की जो मेम्ब्रेन होती है, बोला जाता है कि वो CO2 के लिए इम्परमिएबल होती है, जिसकी वजह से CO2 सिर्फ़ और सिर्फ़ मीज़ोफिल सेल के अंदर ही आ सकता है। जब ये यहाँ आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी होता है, क्योंकि साइटोप्लाज़्मिक एरिया है, वाटर का कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा होगा, तो CO2 कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या बाइकार्बोनेट आयन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? कार्बोनिक एसिड भी बन सकता है, बट हम जनरली बाइकार्बोनेट आयन्स लिखते हैं, जो मैंने यहाँ बनाए हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन्स बनेंगे। इस पे क्या करेगा, एक PEP नाम का सबस्ट्रेट होता है जो यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है। दिस इज़ द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, या CO2 एक्सेप्टर बोल सकते हो आप। CO2 का एक्सेप्टर होता है सबसे पहला वाला, ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा। ये यहाँ पे जो एंजाइम कैरी आउट करेगा इस स्टेप को, उसे पैपकेज बोला जाता है, और इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, क्योंकि CO2 ऐड हो रहा है, एंड इससे जो चीज़ बनती है वही है C4 एसिड, जो मैलेट या एस्पार्टेट मैंने आपको बताया। अब क्या होता है कि ये जो C4 एसिड होता है, ये ईज़िली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और बंडल शीथ सेल में जा सकता है। CO2 नहीं जा पा रहा था, बट C4 एसिड जो है वो ईज़िली एंटर कर सकता है। अब जब C4 एसिड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे होती है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So first there was fixation of carbon dioxide, the first step of carbon dioxide fixation. Now here it is decarboxylation, release of CO2. तो जब CO2 रिलीज हो जाता है, यहाँ पे आपको C3 एसिड मिलता है, और वो जो C3 एसिड होता है उसे वापस से भेज दिया जाता है इनटू द मेसोफिल सेल। उसका काम खत्म। उसने जो काम करना था वो था CO2 को वहां तक पहुंचाना। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बट सिंपल सी है, आप समझोगे तो क्लियर हो जाएगी। CO2 अंदर आएगा, CO2 का फिक्सेशन होगा, यहाँ फिक्स्ड फॉर्म में उसे बंडल शीट सेल में भेजा जाएगा, वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिमूव कर दिया जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो अब केल्विन साइकिल में एंटर करेगी। तो केल्विन साइकिल जो होती है वो यहाँ पे कैरी आउट होती है, जो हमने C3 पाथवे लास्ट क्लास में, या केल्विन साइकिल डिस्कस करी थी कुछ क्लासेस में पीछे, तो उसकी वीडियो आप देख लेना। अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हो। तो CO2 जाएगा केल्विन साइकिल में, उसकी फिक्सेशन होगी, और यहाँ पे कौन फिक्सेशन करता है, वो करता है रुबिस्को। तो अब आपको बेसिक आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। तो देयर आर 2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्टेप्स, वन इन द मेसोफिल सेल एंड अनदर वन इन द बंडल शीट सेल। अब ये जो C3 एसिड यहाँ आया था, इसका क्या काम है, ये बेसिकली रीजेनरेशन शो करेगा, वापस से PEP बनाएगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। वो क्या-क्या स्टेप्स हैं मेजर वाले? वन इज़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, सेकंड इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ C4 एसिड, थर्ड इज़ बेसिकली रीजेनरेशन,
या डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं आप मेजर वाला। फिर उसके बाद फोर्थ होता है रीजेनरेशन। तो 4 मेजर स्टेप्स होते हैं जो आपको C4 पाथवे में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि C3 प्लांट्स में क्या था, 3 PGA बन रहा था फर्स्ट प्रोडक्ट, यानी 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा था। यहाँ पे 4 कार्बन का बन रहा होता है जिसे कि हम मैलेट या एस्पार्टेट बेसिकली बोल सकते हैं। तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। आपने ना एक चीज सुनी होगी, कहीं कहीं OAA लिखा होता है। OAA इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो है 4 कार्बन का कंपाउंड, वो भी यहाँ प्रोड्यूस होता है, बट वो बाद में मैलेट एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जनरली जब भी पढ़ा रहे होते हैं हम सीधा बोल देते हैं कि मैलेट एस्पार्टेट बनते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। डिफ्यूजन यहाँ पे सिर्फ C4 एसिड का ही पॉसिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यहाँ पे रिलीज हो गई तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टेप होता है जिसे बोलते हैं CO2 एनरिचमेंट। CO2 एनरिचमेंट का सिंपल सा मतलब है कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जा रही है इन दी विसिनिटी ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को के आसपास क्या करते हैं कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रुबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह ही एक्ट कर पाएगा, ऑक्सीजनेज की तरह नहीं। इसीलिए बोला जाता है देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ C3 पाथवे, C4 प्लांट्स। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनाई जाती है रुबिस्को के पास, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी हो ही नहीं पाती। So it is not like that photo respiration level is low. Photo respiration is altogether absent. बिल्कुल ही absent होता है। And this CO2 enrichment step requires ATP. So जो भी हम बोलते हैं कि कैल्विन साइकिल में हमें 3 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो यहाँ पे भी है। बट एडिशनली यहाँ 2 ATP की रिक्वायरमेंट और होती है, वो CO2 एनरिचमेंट के लिए चाहिए होते हैं। तो वो 2 एटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो टोटल अगर आप क्या इस पूरे पाथवे की यानी C4 पाथवे की बात करोगे तो C4 पाथवे में टोटल आपको जितने एटीपी चाहिए होते हैं वो होते हैं 5 एटीपी मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ 3 जो कि C3 पाथवे में थे। तो यहाँ पे 5 होते हैं प्लस 2 NADPH मॉलिक्यूल्स होते हैं जस्ट लाइक द C3 पाथवे। तो C3 पाथवे में या कैल्विन साइकिल में जो हमने पढ़ा था कि 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे भी वैसा ही है, बट एडिशनली 2 ATP और चाहिए होते हैं 3 के अलावा। तो 5 ATP 2 NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड है। क्योंकि C4 फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन को घटा रही है, बिल्कुल खत्म कर रही है, और कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन को तभी वो बढ़ा पाती है क्योंकि रुबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह ही एक्ट करेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेटिकली एफिशिएंट सिस्टम बोला जाता है C4 पाथवे को, क्योंकि ये पूरी चीज़ जो कर रहा है वो सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है किस वजह से? क्योंकि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है या CO2 की एनरिचमेंट जो है वो कैरी आउट करवाई जा रही है। तो अगर मैं आपको पूरा पाथवे थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। यहाँ यहाँ तो मैंने बेसिक आइडिया दिया तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्या है हमारे पास, ये है मीजोफिल सेल। ठीक है, इधर हम बना देते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। और क्या बना सकते हैं हम मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल को साथ में कनेक्ट करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ बनाए हुए हैं, बट एक्चुअल में डिफ्यूजन के थ्रू भी वो डायरेक्टली उधर एंटर कर सकता है। ऑल्दो प्लाज्मोडेस्माटा कभी कभी रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि साइज जो एसिड का है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 आया, वो CO2 किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस का यूज करता है PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पैपकेज की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे बनता है OAA जो मैंने आपको बताया था, और ये OAA जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके, एक्चुअली ये सारा पाथवे अभी तक जो हुआ था वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, बट अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये OAA जाके किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट में।
ठीक है, ये बता रही थी मैं आपको कि OAA बनता ज़रूर है बट बाद में वो मैलेट बना देता है। एंड दिस स्टेप रिक्वायर्स NADPH मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके बाद ये मैलेट इधर जाएगा, इस साइड चला गया मैलेट, और ये जो मैलेट है ये है C4 एसिड बेसिकली। तो ये यहाँ जाएगा एंड पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक हम सिर्फ C4 एसिड, C3 एसिड इस तरीके से लिख रहे थे, ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और पायरुवेट में जो कन्वर्जन होता है यहाँ पे NADPH बन जाता है। तो आप देख रहे हो, मैंने ओवरऑल आपको बताया था कि 2 ही NADPH चाहिए होते हैं, बट आप सोच रहे होगे कि केल्विन साइकिल में तो 2 यूज हो गए, तो यहाँ पे ये यूज कैसे हुआ। तो बेसिकली ये रीजनरेट हो जाता है, फिर से बन जाता है, तो एज सच हम इसे काउंट नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो भी एंजाइम कैरी आउट करता है इस पाथवे को, उसे बोलते हैं NADP प्लस मैलिक एंजाइम। मैलिक एंजाइम, ENZYME। ठीक है, पायरुवेट बनेगा। अब ये पायरुवेट है जो कि यहाँ जाएगा, और ये पायरुवेट वापस से क्लोरोप्लास्ट में ही जाता है सबसे पहले। और पायरुवेट जब यहाँ पे आ गया तब ये फिर PEP में कन्वर्ट होगा, और उस PEP को फिर साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा। एंड दिस स्टेप रिक्वायर्स ATP। तो ATP यहाँ पे एडिशनली यूज होते हैं, इसीलिए टोटल 5 ATP बताए थे, बट NADPH सिर्फ 2 ही हैं, जो कि यहाँ पे जाके CO2 जो रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का जो डीकार्बोक्सिलेशन जो स्टेप है, यहाँ पे जो केल्विन साइकिल होगी, उस केल्विन साइकिल में बेसिकली वो CO2 यूज हो जाएगा, और 3 ATP और 2 NADPH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। सो ओवरऑल इस तरीके का ये पाथवे होता है। यहाँ पे भी सारी प्रोसेस जो भी ये हो रही है, ये सारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में नहीं होता। वहाँ पे जो चीज़ थी वो साइटोप्लाज्म में भी हो रही थी, बिकॉज CO2 ने अंदर एंटर करा है, तो वो पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा, सीधा क्लोरोप्लास्ट में तो एंटर नहीं करेगा। तो इसीलिए ये पूरा पाथवे कुछ इस तरीके का दिखता है। और क्रैन्स एनाटमी मैंने आपको पहले ही बता दिया। बेसिकली ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ना, बंडल शीट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा ज़्यादा होते हैं, तो ये जो भी कनेक्शन होता है इनके बीच में, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही कैरी आउट होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आई थिंक कि आपको C4 पाथवे या C4 जो पूरा पाथवे है, केल्विन साइकिल है, और साथ में जो पूरा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, वो सारा क्लियर हो गया हो। केल्विन साइकिल की वीडियो पहले ज़रूर देख लेना, तभी जाके ये पूरा पाथवे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अगली वाली क्लासेस में हम कैम पाथवे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन वीडियोस के नीचे लाइक और शेयर करना इन्हें मत भूला करो, और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। ठीक है, फ्री नॉलेज है, सबको मिलनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कभी मत भूला करो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।